Hello everybody, I'm Akriti Kuthala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing the subject steel structure drawing using limit state method. We'll continue with the topic roof trusses. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far, we've discussed gauge, pitch, end and edge distances. We've covered column splicing for equal columns and for unequal columns with same flange width and with different flange width. We've covered column bases with base slab and gusseted base, beam to column connections for framed and seated connections, beam to beam connections for framed and seated connections with same and different top level. Then in roof trusses, we've covered the terminology used to explain a roof truss and how to draw a ridge joint. In today's lecture, we'll be discussing how to draw a heel joint. So let's discuss. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है कि ये रिज जॉइंट है हमारे पास, इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। हमने देखा था कि हमारे पास ये प्रिंसिपल राफ्टर है जिसे टॉप कॉर्ड भी बोला जाता है। इस प्रिंसिपल राफ्टर को आपने दो साइड पे, ये भी प्रिंसिपल राफ्टर है, ये भी प्रिंसिपल राफ्टर है, हमने इसे कनेक्ट किया था इन अपर टाइज से। तो ये हमारे पास टाई मेंबर्स हैं, इन्हें बोला जाता है अपर टाइज, इससे हमने कनेक्शन बनाया था। साथ में हमारे पास रूफिंग मटेरियल था, जो भी आपकी एसी शीट्स हैं उन रूफिंग मटेरियल्स को हमने यूज किया था। फिर हमारे पास ये रिज जॉइंट जो हम यूज करते हैं, इसका आउटर रिज जॉइंट, रिज कवर और इनर कवर हमने दोनों देखे थे और उन्हें ड्रॉ किया था। तो ये होता है रिज जॉइंट, या फिर इसे क्या बोला जाता है, पीक जॉइंट भी बोला जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हील जॉइंट को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो हील जॉइंट में हम कौन कौन से मेंबर्स लेते हैं। एक तो हमारे पास ये प्रिंसिपल राफ्टर आता है, दूसरा हमारे पास ये बॉटम कॉर्ड आई है। तो ये बॉटम कॉर्ड क्या है, दिस इज द लोअर मोस्ट कॉर्ड जो बिल्कुल सीधी होती है और सपोर्ट्स के बीच में हम इसे कनेक्ट करते हैं। जो ये कनेक्शन फॉर्म होता है, इस कनेक्शन को बोला जाता है हील। तो ये आपकी हील है। अब इस हील जॉइंट में हम क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल राफ्टर है और जो बॉटम कॉर्ड है उसे आप एक गसेट प्लेट से कनेक्ट करेंगे। जो ये दोनों मेंबर्स लोड लेके आ रहे हैं वो लोड एक बेरिंग प्लेट में ट्रांसफर होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेरिंग प्लेट में ट्रांसफर होने के बाद वो एक कंक्रीट ब्लॉक में ट्रांसफर होगा और कंक्रीट ब्लॉक से सपोर्ट में ट्रांसफर होके फाइनली अर्थ में पहुंच जाएगा या फाउंडेशन की ओर चला जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देखना है कि ये जॉइंट कैसे बनाया जाता है। उसके पहले हमें क्विक रिवीजन करना होगा। जो कनेक्शन है पर्लिन और प्रिंसिपल राफ्टर के बीच में, पर्लिन क्या है, पर्लिन एक एंगल भी हो सकता है या फिर एक चैनल पर्लिन भी हो सकता है, जो रूफ कवरिंग को प्रिंसिपल राफ्टर से कनेक्ट करता है। लोड ट्रांसफर करने के लिए हम क्लीट एंगल यूज करते हैं ताकि जो रूफ कवरिंग से लोड आ रहा है वो प्रिंसिपल राफ्टर में ट्रांसफर हो सके। वैसे ही हमने देखा था पर्लिन और रूफ कवरिंग का जो कनेक्शन बनता है उसमें हम एक और मेंबर यूज करते हैं जिसे बोला जाता है जे टाइप बोल्ट। ये जे टाइप बोल्ट हमारी एसी शीट या जो भी रूफ कवरिंग है उसके साथ कनेक्ट करते हैं और पर्लिन के साथ और क्लीट एंगल के साथ इसे विद द हेल्प ऑफ अ बोल्ट और अ रिवेट ज्वाइन कर देते हैं ताकि रूफ कवरिंग का लोड ट्रांसफर हो सके। अब हम देखते हैं कि कैसे आपने ये हील जॉइंट प्रिपेयर करना है, ड्राइंग शीट कैसे बनेगी। सो ड्रॉ टू अ suitable scale the plan and section of a heel joint or a toe joint for a steel roof truss from the following data। तो यहाँ पे पहले नोट करने की चीज क्या है कि हील जॉइंट को टो जॉइंट भी कहा जाता है, तो आपने ये नोट कर लेना है। क्वेश्चन में आपको या तो दोनों जॉइंट्स के नाम दिए होंगे या फिर सिर्फ एक जॉइंट का नाम दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से जॉइंट की बात कर रहे हैं। फिर हमें बोला गया है प्रिंसिपल राफ्टर दो एंगल से बनाया गया है 60 by 60 by 6 के। तो यहाँ पे हम दो एंगल्स यूज कर रहे हैं। कितनी इंक्लिनेशन है इस प्रिंसिपल राफ्टर की, 30 डिग्रीज विद दी हॉरिजॉन्टल। फिर हमें एक बॉटम कॉर्ड दी गई है, तो प्रिंसिपल राफ्टर ये इंक्लाइंड मेंबर है और ये इंक्लिनेशन की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्रीज। तो दिस इज द प्रिंसिपल राफ्टर, पी आर में से यहाँ लिख रही हूँ।
फिर हमें एक बॉटम कॉर्ड मेंबर दिया गया है। बॉटम कॉर्ड मेंबर हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल के साथ ही कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये आपका बॉटम कॉर्ड मेंबर हो गया। फिर हमारा जो ये बॉटम कॉर्ड मेंबर है, उसके बाद आपको एक बेरिंग प्लेट दे रखी है। बेरिंग प्लेट कहाँ यूज की जाएगी? बेरिंग प्लेट इस कनेक्शन को बनाने के लिए यूज की जाएगी। आई एम सॉरी, जो बेरिंग प्लेट है वो लोड ट्रांसफर करेगी आपके, ये जो भी कनेक्शन से लोड आएगा उसे ये बेरिंग प्लेट ट्रांसफर करेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंक्रीट ब्लॉक। तो कंक्रीट ब्लॉक यहाँ पे बेरिंग प्लेट जिसके ऊपर रेस्ट कर रही है वो क्या है? आपका कंक्रीट ब्लॉक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास 4 रैक बोल्ट्स हैं। 4 रैक बोल्ट्स इसलिए यूज किए जा रहे हैं ताकि आप ये बेरिंग प्लेट को इस कंक्रीट ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर सकें। तो ये कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें रैक बोल्ट्स यूज करने हैं। हमें 4 रैक बोल्ट्स दे रखे हैं। फिर इस सब चीजों को हमने एक गसेट प्लेट से कनेक्ट किया है जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 8 mm। तो गसेट प्लेट हम यूज करेंगे। ये प्रिंसिपल राफ्टर और जो बॉटम कॉर्ड है ये गसेट प्लेट से कनेक्टेड होगी। अब इस गसेट प्लेट की हेल्प से हमने यहाँ पे एक और कनेक्शन बना रखा होता है जिसे बोलते हैं हम शू एंगल। तो ये शू एंगल यहाँ पे बेरिंग प्लेट के साथ कनेक्टेड होता है और गसेट प्लेट के साथ कनेक्टेड होता है, जिसकी हेल्प से इस जॉइंट का लोड इस बेरिंग प्लेट में ट्रांसफर हो जाता है। कंक्रीट ब्लॉक के नीचे हमारे पास वॉल थिकनेस या वॉल प्रोवाइडेड होती है। तो उस वॉल में अल्टीमेटली ये सारा जो जॉइंट है उसका लोड ट्रांसफर हो जाएगा और इस वॉल के थ्रू फाउंडेशन में लोड चला जाएगा। डायमीटर ऑफ द बोल्ट्स जो आपने कनेक्शन के लिए यूज करने हैं वो 18 mm हमें गिवन है। तो अगर हम पिच मिनिमम कैलकुलेट करें तो मिनिमम पिच इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स d, which is equal to 2.5 into 18, 45। और E मिनिमम कितना हो जाएगा? E मिनिमम इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स D। तो इसकी वैल्यू हो जाती DH 1.5 इंटू 18 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 30 mm। तो हमारे पास मिनिमम पिच है 45 mm और मिनिमम E है 30 mm। तो मैं सिंपली अज्यूम कर सकती हूँ पिच इक्वल टू 50 mm एंड E इक्वल टू 40 mm। आप सिंप्लीफिकेशन के लिए पिच को 60 mm भी अज्यूम कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जस्ट वैल्यू मिनिमम पिच से और मिनिमम जो एंड डिस्टेंस है उससे बड़ी होनी चाहिए। तो हमने 60 और 40 की वैल्यू अज्यूम कर ली। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक रफ स्केच बनाया था जहां हमने देखा था कि प्रिंसिपल राफ्टर क्या है, बॉटम कॉर्ड क्या है। तो अब यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास प्रिंसिपल राफ्टर दे रखा है पर्पल कलर से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 एंगल से बना है ISA 60x60x6 mm का। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखें तो यहाँ पे अरेंजमेंट शो किया गया है कि कैसे इन दो एंगल सेक्शंस को यूज करके प्रिंसिपल राफ्टर बनाया गया है। तो बीच में हमारे पास एक गसेट प्लेट है और आपने ऑपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट पे ये दोनों एंगल्स प्लेस किए हैं जो हम टेंशन मेंबर्स और कंप्रेशन मेंबर्स के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि ये ओरिएंटेशन हमारे लिए बेनिफिशियल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। वैसे ही यहाँ पे आप पिंक कलर में बॉटम कॉर्ड देख सकते हैं। ये जो बॉटम कॉर्ड है ये परफेक्टली स्ट्रेट है। प्रिंसिपल राफ्टर का जो एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन था वो किसके बराबर है? वो 30 डिग्रीज के बराबर है जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे 30 डिग्रीज मेंशन है, आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को आपकी जो डायमेंशनिंग है वो दिख सके। फिर ये प्रिंसिपल राफ्टर परफेक्टली, ये बॉटम कॉर्ड परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगी और इसकी अरेंजमेंट भी इसी तरीके की होगी जैसे हमने प्रिंसिपल राफ्टर की है ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द गसेट प्लेट। तो ये गसेट प्लेट की ऑपोजिट साइड पे होगा। ये हो गई प्रिंसिपल राफ्टर और बॉटम कॉर्ड की बात। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया है बेरिंग प्लेट। तो बेरिंग प्लेट देखते हैं।
अगर आप यहाँ पे ये रेड कलर की प्लेट देखें तो दिस इज द बेरिंग प्लेट। बेरिंग प्लेट की डायमेंशन 300 mm बाय 400 mm बाय 12 mm हमें दी है। ये हम सेक्शनल प्लान देख रहे हैं, मतलब हम सामने से एलिवेशन देख रहे हैं इस पूरे हील जॉइंट की। तो यहाँ पे मेरे पास बेरिंग प्लेट है। अगर आप इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास रैग बोल्ट है 18 mm डायामीटर का। तो रैग बोल्ट में आप यहाँ देख सकते हैं स्टेप्स में हमने इसे जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है नीचे, यहाँ पे नट नहीं लग सकता क्योंकि कंक्रीट ब्लॉक के साथ ये फिक्स्ड है, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है बाय स्टेपिंग इट। यहाँ पे हमने स्टेप्स प्रोवाइड करे हैं कुछ इस तरह से, ताकि जो हमारा रैग बोल्ट है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस ना हो और जो लोड ट्रांसफर करना है इसे वो एफिशिएंटली ट्रांसफर कर सके। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड कलर कोडिंग मैंने इसे सीमेंट ब्लॉक को ब्लू कलर में शो करा है। यहाँ पे सीमेंट ब्लॉक का डायमेंशन है 300 बाय 400 बाय 200। ये विड्थ जो आपको दिखाई दे रही है एलिवेशन में, ये 300 mm की विड्थ है। मेसनरी वॉल जो हमें प्रोवाइड की गई है वो 400 mm की है। ये मेसनरी वॉल की विड्थ है इक्वल टू 400 mm। ये सारा जो जॉइंट है वो एम्बेडेड है आपकी मेसनरी वॉल के अंदर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस बेरिंग प्लेट पे जो लोड आ रहा है इस कनेक्शन का वो रैग बोल्ट की हेल्प से कंक्रीट ब्लॉक में ट्रांसफर हो रहा है और कंक्रीट ब्लॉक की हेल्प से इस मेसनरी वॉल में ट्रांसफर हो रहा है। पर ये जो लोड आ रहा है प्रिंसिपल राफ्टर और बॉटम कॉर्ड से, ये रैग बोल्ट में या बेरिंग प्लेट पे कैसे आया? ये इस शू एंगल, ग्रीन कलर का जो हमारे पास एंगल दिखाई दे रहा है इसे हम बोल रहे हैं शू एंगल। ये ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गसेट प्लेट कनेक्टेड है। तो ये येलो कलर की जो हमें दिखाई दे रही है ये गसेट प्लेट है 8 mm थिक। इस गसेट प्लेट से आपने प्रिंसिपल राफ्टर कनेक्ट किया है, सेम गसेट प्लेट से आपने बॉटम कॉर्ड कनेक्ट करी है और ये लोड गसेट प्लेट में आने के बाद शू एंगल की हेल्प से बेरिंग प्लेट में ट्रांसफर होता है और रैग बोल्ट की हेल्प से कंक्रीट ब्लॉक में ट्रांसफर होता है। तो शू एंगल अगेन हमें इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। दो शू एंगल्स हम यूज कर रहे हैं। बीच में हमारे पास गसेट प्लेट है, यहाँ पे इस तरीके से ये गसेट प्लेट प्रोवाइडेड है और जो शू एंगल है वो ऑन आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट प्रोवाइडेड है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल लाइन है। एक लेग जो है आपके शू एंगल की वो बेरिंग प्लेट से कनेक्टेड है और एक लेग गसेट प्लेट से कनेक्टेड है। पिच हम 60 mm ले सकते हैं और एंड डिस्टेंस हम 40 mm ले सकते हैं इन बोल्ट्स का जो 18 mm डायमीटर के हैं। बेरिंग प्लेट की थिकनेस 12 mm है, तो और जो एक साइड की विड्थ है वो 300 mm है, वो आप इक्वल टू द कंक्रीट ब्लॉक की डायमेंशंस ले लेंगे उसे। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने इस ब्लू कलर की रूफ कवरिंग को, एसी शीट को कनेक्ट किया है प्रिंसिपल राफ्टर से विद द हेल्प ऑफ पर्लिन एंड क्लीट। तो रेड कलर में हमारे पास पर्लिन दिखाई दे रहा है और ग्रीन कलर में हमें क्लीट एंगल दिखाई दे रहा है और ये ब्लैक कलर में हमें जे बोल्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप इस कनेक्शन को मैग्नीफाई करके बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। फिर है कि अगर हमें रूफ ड्रेनेज अरेंजमेंट बनाना हो तो आप ये 300 mm विड्थ की एक्सटेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी एसी शीट में और ये ईव्स प्रोजेक्शन हमने प्रोवाइड की है ताकि जो पानी आ रहा है वो पानी क्या कर सके, फ्लो आउट कर सके और आपके स्ट्रक्चर में सीप ना करे। ये हो गई सेक्शनल प्लान की बात, एलिवेशन की बात। अब हम बात करेंगे प्लान की कि अगर आप इस जॉइंट को ऊपर से देखेंगे तो आपको ये जॉइंट कैसा दिखाई देगा। अब हमारा फोकस जो रहेगा वो फोकस इस जॉइंट पे रहेगा, तो हम अज्यूम करेंगे कि जो ये रूफ कवरिंग है, प्रिंसिपल राफ्टर है, ये सब ट्रांसपेरेंट है। तो जब हमने ये प्लान देखा तो यहाँ पे आपको ये वॉल दिखाई दे रही है। वॉल की विड्थ 400 mm है। यहाँ पे रेड कलर से हमें बेरिंग प्लेट दिखाई दे रही है। बेरिंग प्लेट की जो विड्थ है ये हमारे पास इक्वल टू 300 mm है और इसकी जो दूसरी डायमेंशन है वो इक्वल टू 400 mm है। तो ये
जो विड्थ है इसकी, ये डायमेंशन जो है आपकी बेरिंग प्लेट की, ये 400 mm है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने स्लॉट होल्स क्रिएट करे हैं रैग बोल्ट्स के लिए। तो हमने बोल्टिंग के केस में डिस्कस किया था कि आपके बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट्स जो हम यूज करते हैं, उसमें क्लियरेंस कितनी प्रोवाइड करेंगे। तो क्लियरेंस जनरली हम 2 mm की प्रोवाइड कर रहे थे 16 mm या 18 mm बोल्ट्स के लिए। पर अगर आप स्लॉट बोल्ट्स यूज कर रहे हैं, स्लॉट होल यूज कर रहे हैं, तो क्लियरेंस हमें थोड़ी ज्यादा प्रोवाइड करनी होती है। तो यहाँ पे एक स्लॉट होल है, यहाँ पे दूसरा स्लॉट होल है। जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर के शू एंगल्स प्रोवाइडेड है और कनेक्टेड हैं टू द बेरिंग प्लेट। ये जो दूसरी लेग है ये गसेट प्लेट से कनेक्टेड है। येलो कलर की गसेट प्लेट आप सेंटर में देख सकते हैं। ये पिंक कलर की हमें बॉटम कॉर्ड दिखाई दे रही है और बीच में उसके क्या है प्रेजेंट, ये येलो कलर की गसेट प्लेट। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल राफ्टर नहीं शो करा है क्योंकि हम चाहते थे कि हील जॉइंट का प्लान हम देख सकें। तो बेरिंग प्लेट 300 mm बाय 300 बाय 400 mm की बेरिंग प्लेट है। थिकनेस इसकी 12 mm है। शू एंगल हमें ऑन ईदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि गसेट प्लेट के दोनों साइड पे आपके पास शू एंगल होगा, वो हम प्लान में क्लियरली देख सकते हैं। ये रैग बोल्ट्स के लिए हमने स्लॉट होल्स प्रोवाइड किए हैं। हम 18 mm डायमीटर के बोल्ट्स यूज कर रहे हैं। ये आपके पास दो एंगल्स यूज करके बॉटम कॉर्ड बनाई गई है, जैसे हमें यहाँ पे फिगर में दिखाई दिया था, ऑन आइदर साइड ऑफ द गसेट प्लेट। टैक बोल्टिंग कर रखी है क्योंकि ये जो बॉटम कॉर्ड की लेंथ है ये काफी ज्यादा है, तो हम नहीं चाहते कि कोई डिस्प्लेसमेंट हो हमारी बॉटम कॉर्ड में। तो इन एंगल्स को प्लेस में रखने के लिए हमने क्या प्रोवाइड किए हैं, टैक बोल्ट्स प्रोवाइड करे हैं। सो ये तो हो गई बात जब हमने कलर कोडिंग से ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ हील जॉइंट को देखा था। आपकी शीट में ये हील जॉइंट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल राफ्टर आएगा विद अ फ्यू नंबर ऑफ बोल्ट्स। यहाँ पे आपका बॉटम कॉर्ड आएगा विद अ फ्यू नंबर ऑफ बोल्ट्स। ये ब्लैक में हमारी बेरिंग प्लेट है। यहाँ पे आप शू एंगल देख सकते हैं। ये हमारा रैग बोल्ट की डिटेलिंग है। नीचे हमारे पास कंक्रीट ब्लॉक है, यहाँ पे ये वॉल है। फिर आपके पास ये एसी रूफ कवरिंग है और ये कनेक्शन आपको पर्लिन्स और क्लीट अलॉन्ग विद जे बोल्ट्स दिखा रहा है। प्लान में हम देख सकते हैं कि बेरिंग प्लेट हमें दे रखी है जिसमें स्लॉट होल्स बना रखे हैं रैग बोल्ट के लिए। ये हमें शू एंगल्स फ्रॉम द टॉप दिखाई दे रहे हैं। बीच में हमारे पास गसेट प्लेट है और ये हमारे पास बॉटम कॉर्ड मेंबर्स है। तो जो हील जॉइंट है इट इज क्वाइट इजी टू ड्रॉ, सिंपल है। जस्ट आपने एक कनेक्शन क्रिएट करना है और डिफरेंट पार्ट्स को क्लियरली लेबल कर देना है, ताकि आपकी जो डायमेंशनिंग अगर क्लियर होगी और आपकी जो पेनमैनशिप है वो क्लियर होगी, तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस कम है। So in this lecture we discussed about the heel joint of a roof truss. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.